गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अवसादी चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे। अवसादी चट्टानों को इंग्लिश में सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। आइए जानते हैं अवसादी चट्टानें या सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती हैं और कैसे बनती हैं। अपक्षत अपरदन क्रिया द्वारा चट्टानें टूट फूट कर छोटे बड़े कणों में परिवर्तित होती रहती है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अपक्षय का मतलब होता है चट्टानों का अपने ही स्थान पर टूटना फूटना, और अपरदन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव। जब पानी बह कर के आता है, जैसे नदी का पानी कोई बह कर के आ रहा है, तो उसके रास्ते में जितनी भी कंकड़ पत्थर मिट्टी वगैरह आते हैं, तो पानी जो नदी का पानी है वो उन सभी कंकड़ पत्थरों को अपने साथ बहा कर ले आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नदी के अंदर पानी बहुत ज़्यादा होता है और उसकी पानी की स्पीड भी बहुत तेज़ होती है। इसीलिए पानी के रास्ते में आने वाली सभी चीज़ों को नदी अपने साथ बहा करके ले आती है। तो अपक्षय और अपरदन के द्वारा चट्टानें जो हैं वो टूटती फूटती रहती हैं, या तो अपक्षय के द्वारा टूट जाती हैं या फिर अपरदन के द्वारा टूट जाती है। वो छोटे बड़े कणों के अंदर परिवर्तित होती रहती है, जिसे हम क्या कहते हैं? अवसाद। ठीक है, एक छोटा क्वेश्चन बनता है, अवसाद किसे कहते हैं? जो भी छोटे मोटे चट्टानों के जो भी छोटे मोटे टुकड़े होते हैं उन सभी को अवसाद कहते हैं। बालू मिट्टी, बजरी, रोड़ी, ये सभी अवसाद के ही विभिन्न रूप है। जैसे बालू होगी, बालू मिट्टी जो होती है, मिट्टी हो गई, बजरी होगी, रोड़ी हो गई, तो ये सारे क्या हैं? अवसाद के ही विभिन्न रूप हैं। अनाच्छादन के साधन। अब अनाच्छादन के साधन क्या होते हैं? वे सभी साधन जो अपरदन कार्य करते, जैसे नदी हो गई, हिमनदी, पवन, समुद्री लहरें, भूमिगत जल, तो ये सभी क्या है? ये अनाच्छादन के साधन हैं। ये लाखों वर्षों तक इस अवसाद को परतों में जमा करते रहते हैं। ठीक है, कालांतर में ये परतें ठोस होकर अवसादी चट्टानें बनती हैं। देखो, सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ। जब नदी पहाड़ों के ऊपर से बहकर आती है तो उसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। इसके अलावा नदी की स्पीड भी बहुत तेज होती है। इसीलिए नदी अपने रास्ते में आने वाले सभी कंकड़ पत्थर मिट्टी या कोई छोटे मोटे जीव जंतुओं के अवशेष होते हैं, या कुछ और जो घुलनशील तत्व होते हैं, घुलनशील तत्व जैसे जो पानी के अंदर घुल जाते हैं, जैसे मान लो नमक हो गया, नमक जैसे चट्टानों के अंदर नमक होता है, ठीक है, जो नमक हो गया, या कुछ और ऐसे कण जो पानी के अंदर घुल जाते हैं, उन सभी को नदी अपने साथ बहा करके ले आती है। लेकिन जैसे ही नदी जो है वो मैदानी क्षेत्र के अंदर प्रवेश करती है, नदी की स्पीड जो है वो कम हो जाती है और ढाल में भी कमी आ जाती है, जिसके कारण नदी अपने साथ लाए हुए उन अवसादों को आगे ले जाने में असमर्थ रहती है, आगे उनको नहीं ले जा सकती और उनको मैदानी क्षेत्र के अंदर वो छोड़ना शुरू कर देती है। जैसे कई बार हम देखते हैं हमारे घर में, जैसे कहीं पर कुछ मिट्टी वगैरह बजरी वगैरह पड़ी होती है, ठीक है, और बारिश आ जाती है तो वो बजरी जो है वो बारिश के पानी के साथ बहकर थोड़ी सी नीचे की तरफ आ जाती है और थोड़ी सी दूरी पर वो बजरी दिखाई देती है। तो इसी तरह से नदी के साथ होता है, वो अवसाद जो है नदी उनको अपने साथ बहाकर ले आती है, लेकिन ढाल में कमी आते ही नदी मैदानी क्षेत्र में उनको छोड़ना शुरू कर देती है। इस तरह नदी जो है वो अवसादों की परत दर परत बिछाती चली जाती है, ठीक है, और कालांतर में जो ये परत बिछाती जाती है, यही परतें ठोस होकर अवसादी चट्टानें बन जाती हैं। तो अवसादी चट्टानों का निर्माण किनसे होता है? अवसाद से। अवसाद क्या होते हैं? नदी द्वारा या पवन के द्वारा या फिर भूमिगत जल के द्वारा या फिर हिमनदी के द्वारा बहाकर लाए गए जो भी छोटे मोटे बालू मिट्टी बजरी रेत, ये जो कण होते हैं, पत्थर होते हैं छोटे मोटे, उन सभी को हम अवसाद कहते हैं और उन्हीं से ये अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। परतों में बनने के कारण इन चट्टानों को हम परतदार चट्टानें भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि नदी इनकी परत दर परत बिछाती जाती है, इसलिए इनको परतदार चट्टानें कहते हैं। अवसाद के अतिरिक्त इन चट्टानों के निर्माण में पौधों और जानवरों से उत्पन्न जीवांश तथा घुलनशील तत्व भी योगदान देते हैं।
कई बार क्या होता है, जब नदी बह कर के आ रही होती है तो उसके रास्ते में कोई जीव जंतु आ जाता है छोटा मोटा, ठीक है, तो वो वैसे मर ही जाता है, ठीक है, तो उनके जो अवशेष होते हैं वो भी नदी अपने साथ बहा करके ले आती है, या कोई छोटा पेड़ होता है वो भी उखड़ करके नदी के पानी के साथ ही आ जाता है, ठीक है, तो उनको भी नदी का पानी जो है अपने साथ बहा करके ले आता है। इसके अलावा कुछ घुलनशील तत्व, जैसे मैंने बताया, कुछ कण ऐसे होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं, तो नदी उनको भी अपने साथ बहा करके ले आती है। तो अवसादी चट्टानें वे चट्टानें हैं जो नदी, हिमनदी और पवन द्वारा लाए गए अवसादों व जैव पदार्थों तथा घुलनशील खनिजों के परतों में एकत्रित होने से बनती है। अवसादों के अंदर क्या होता है, अवसादों के अंदर चट्टानों के टुकड़े होते हैं, इसके अलावा कोई जीव जंतु या पेड़ पौधों के अवशेष होते हैं, और घुलनशील तत्व 3 होते हैं। एक तो पेड़ पौधों या जीव जंतुओं के अवशेष, घुलनशील तत्व और चट्टानों के छोटे मोटे टुकड़े। तो इन सभी से अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। स्थलमंडल का लगभग 3/4 भाग अवसादी चट्टानों से ढका हुआ है, ठीक है। हमारे स्थलमंडल पर जितनी भी लगभग चट्टानें हैं वो सभी अवसादी चट्टानें ही हैं, किंतु ये चट्टानें स्थलमंडल में केवल 2 से 3 किलोमीटर की गहराई तक मिलती है। सिर्फ अवसादी चट्टानें जो हैं वो सिर्फ स्थलमंडल तक ही सीमित हैं। अंदर तो पृथ्वी के अंदर मैग्मा भरा हुआ है, ठीक है, और मैग्मा से कौन सी चट्टानों का निर्माण होता है, आग्नेयी चट्टानों का निर्माण होता है, ठीक है। और जब आग्नेयी चट्टानें टूट फूट जाती हैं और नदी उनको अपने साथ बहा करके ले आती है तो उनसे अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। तो एक तरह से अवसादी चट्टानों का निर्माण किनसे होता है, आग्नेय चट्टानों को जो भी टुकड़े होते हैं वो टूट फूट जाती है तो उन्हीं को बहा करके नदी लेकर के आती है, और उन्हीं को जब छोड़ देती है एक जगह पर ला करके मैदानी क्षेत्र में, तो वहीं पर अवसादी चट्टानों का निर्माण होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो अवसादी चट्टानें आ गई समझ में। अवसादी चट्टानें नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेप से बनती हैं। अब हम अवसादी चट्टानों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं। अवसादी चट्टानों का वर्गीकरण। अवसादी चट्टानें जो हैं वैसे तो उसके कई प्रकार हैं, लेकिन हमने इनको 2 आधारों पर डिवाइड किया है। पहला संरचना के आधार पर और दूसरा निर्माणकारी साधनों के आधार पर। तो पहले हम संरचना के आधार पर पढ़ते हैं। संरचना के आधार पर चट्टानें 2 प्रकार की होती हैं, निर्जैव अवसादी चट्टानें और जैव अवसादी चट्टानें, ठीक है। जैव अवसादी चट्टानें हैं उनके अंदर जीव जंतुओं के अंश होते हैं, ठीक है, मतलब वो जीव जंतुओं के अवशेषों से बनी होती हैं, जबकि निर्जैव जो अवसादी चट्टानें हैं उनके अंदर जीव जंतुओं के अवशेष नहीं होते हैं। तो निर्जैव अवसादी चट्टानों को आगे फिर 2 भागों में बांटा गया है। पहला है यांत्रिक क्रिया से बनी जैव चट्टानें, ठीक, निर्जैव चट्टानें, ठीक है। इस प्रकार की चट्टान में क्या होता है कि जो चट्टानों के जो कण होते हैं उनके परस्पर जुड़कर कठोर हो जाने से इन चट्टानों का निर्माण होता है। मतलब चट्टान जो होती है उसके छोटे छोटे कण होते हैं जो इधर उधर पड़े रहते हैं, तो उन कणों के परस्पर जुड़ जाने से, उनके आपस में जुड़कर जो कठोर हो जाते हैं, तब उनसे कौन सी चट्टानें बनती हैं, यांत्रिक चट्टानें बनती हैं, ठीक है। अब यांत्रिक चट्टानें भी 2 प्रकार की हैं। पहला है बालू प्रधान और दूसरा है चीका प्रधान। बालू प्रधान, जब बालू के जो कण होते हैं जब वो आपस में मिल जाते हैं और चट्टान का रूप धारण कर लेते हैं तो उनसे बालू का पत्थर नामक चट्टान का निर्माण होता है, ठीक है। दूसरा आता है चीका प्रधान। चीका प्रधान जो चिकनी मिट्टी होती है, जब उनके महीन कणों से चीका मिट्टी का निर्माण होता है, और इसके एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं सेल और क्ले, ठीक है। बालू प्रधान, जब बालू के जो कण होते हैं उनके आपस में जुड़ने से बालू का पत्थर बनता है, और चीका प्रधान जो चिकनी मिट्टी होती है उनके जो अंश होते हैं उनसे ये चीका प्रधान सैलें बनती हैं, जैसे एग्जाम्पल सेल और क्ले, ठीक है।
दोबारा से एक बार बता देते हैं। संरचना के आधार पर दो प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है, निर्जैव अवसादी चट्टानें और जैव अवसादी चट्टानें। निर्जैव अवसादी चट्टानें वो हैं जिनमें जीवों के अंश नहीं होते हैं, जैसे यांत्रिक क्रिया से बनती हैं और रासायनिक क्रिया से बनती हैं। ठीक है, पहले यांत्रिक क्रिया वाला पढ़ते हैं, बालू प्रधान और चीका प्रधान। ये बालू के कणों से बनने से बालू का पत्थर और चीका मिट्टी के कणों से सैल और कले का निर्माण होता है। अब आगे हम पढ़ते हैं रासायनिक क्रिया से बनी। ठीक है, तो रासायनिक क्रिया में क्या आएगा, कई बार जो खारी झीलें होती हैं और लैगून होता है, उनका जो जल होता है वो तो भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है। ठीक है, जल भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है, इसके अलावा उन झीलों के अंदर फिर नमक रह जाता है। ठीक है, तो जो भी उनके अवशेष जो बचता है वाष्पन के बाद, उस अवसाद के कठोर होकर जिन चट्टानों का निर्माण होता है वो रासायनिक क्रिया से बनी चट्टानें कहलाती हैं। दोबारा बता देते हैं, जब कोई खारी झील या लैगून होता है तो उसके पानी जो होता है वो वाष्प बनकर उड़ जाता है। ठीक है, और उसके अंदर जो अवसाद बच जाते हैं उनके कठोर होने से ये सेंधा नमक, जिप्सम और सोरा, इन चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक है, यांत्रिक क्रिया में कणों के आपस में जुड़ने से चट्टानों का निर्माण होता है, और रासायनिक क्रिया के अंदर जब कोई खारी झील या लैगून होता है उसमें जल भाप बन के उड़ जाता है और जो अवसाद जो बच जाता है उसके कठोर होकर जमने से ये रासायनिक क्रिया वाली चट्टानों का निर्माण होता है। इसमें एग्जाम्पल है सेंधा नमक, जिप्सम और सोरा। ये रासायनिक क्रिया द्वारा बनी गई चट्टानों के उदाहरण हैं। ठीक है, अब हम जैव अवसादी चट्टानों के बारे में पढ़ते हैं। अब जैव नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर जीवित जीव जंतु व वनस्पतियों के अवशेष हो सकते हैं। ठीक है, जब कोई जीव जंतु मर जाता है तो उनके अवशेष और जो वनस्पतियों के जो अवशेष होते हैं, फूल पत्ती वगैरह होती हैं, नदियां उनको अपने साथ बहा करके ले आती हैं, और उनसे जब किसी चट्टान का निर्माण होता है तो उनको जैव अवसादी चट्टानें कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा भूपटल जो है, पृथ्वी है, उसके नीचे जो वायु हवाओं है, वायु नहीं है पृथ्वी के नीचे, इसके अलावा बहुत ज्यादा गर्मी है। ठीक है, जिसके कारण अगर वो पदार्थ जो है वो कठोर हो जाते, जैव पदार्थ, कई बार पृथ्वी के अंदर आंतरिक हलचलें उत्पन्न होती हैं जिसके कारण पृथ्वी के जो कुछ ये क्षेत्र हैं इनमें उथल पुथल हो जाती है। ठीक है, तो जो पेड़ पौधे होते हैं वो पृथ्वी के नीचे दब जाते हैं, और पृथ्वी के नीचे दबने से वो जो है वो चट्टानों के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं। फिर से बता देती हूँ, पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के कारण भूपटल पर उथल पुथल मचती है, जिसके कारण धरातल के ऊपर जितने भी पेड़ पौधे या पशु जानवर वगैरह जो हैं वो सारे पृथ्वी के नीचे दब गए थे। ठीक है, कार्बोनिफोरस युग के अंदर कोयले का निर्माण इसी तरह से हुआ था, जब वहां पर बहुत सारे जीव जंतु या पेड़ पौधे जो हैं वो नीचे दब गए थे और पृथ्वी की आंतरिक गर्मी के कारण वो कोयले के अंदर परिवर्तित हो गए थे। तो इसी तरह से जब होता है तो उनसे कौन सी चट्टानों का निर्माण होता है, जैव अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। तो जैव अवसादी चट्टानों के दो प्रकार हैं, चूना प्रधान और कार्बन प्रधान। ठीक है, चूना प्रधान किससे बनता है, झील और जो समुद्र वगैरह जो है वहां पर कुछ चूना युक्त कवच का निर्माण करते हैं जानवर। ठीक है, जैसे परवाल भित्ति है, ठीक है, वो कैल्शियम कार्बोनेट से कठोर धरिंदे की रचना करती है। ठीक है, जिसके कारण लक्षद्वीप जो है वो भी परवाल द्वीपों द्वारा निर्मित ही माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने ग्रेट बैरियर रीफ का निर्माण भी किया है, वो भी इन परवालों के अस्थि पिंजर के जुड़ने से ही हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से चूना प्रधान चट्टानों का निर्माण होता है। उसके एग्जाम्पल है चूना पत्थर, सैल खड़ी और खड़िया। ठीक है, चूना पत्थर के अंदर जो भी चूना युक्त कवच और अस्थि पिंजर हैं उनके आपस में जुड़ जाने से चूने का पत्थर बनता है। समझ में आया चूने का पत्थर कैसे बनता है। झील और समुद्र जो हैं उनके जल में रहने वाले जो जानवर हैं उनके चूना युक्त कवच होते हैं और उनके अस्थि पिंजर होते हैं, जैसे वो मर जाते तो उनके अस्थि पिंजर बच जाते हैं। तो चूना युक्त कवच व अस्थि पिंजर के आपस में जुड़ जाने से चूने का पत्थर बनता है। ठीक है,
इसके अलावा परवाल के अस्थि पिंजरों से परवाल भित्तियों तथा परवाल द्वीपों का निर्माण होता है। लक्षद्वीप जो है वो परवाल द्वीप का ही उदाहरण है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के अंदर ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो भी परवालों के अस्थि पिंजरों के जुड़ने से ही बनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। कार्बन प्रधान। कार्बन प्रधान में पृथ्वी में कुछ आंतरिक हलचलें उत्पन्न हुई थी, जिससे दलदली क्षेत्रों के अंदर जो उगी हुई वनस्पतियां थी, जो पेड़ पौधे थे, वो पृथ्वी के नीचे दब गए। ठीक है, और पृथ्वी के नीचे बहुत प्रचंड गर्मी के कारण और ऊपरी सैलों के दबाव के कारण इन पदार्थों में कार्बन के अतिरिक्त अन्य जो भी तत्व थे वो सारे झुलसकर नष्ट हो गए। ठीक है, मतलब कार्बन बच गया और इसके अलावा उनके अंदर जितने भी तत्व थे वो सारे नष्ट हो गए और भविष्य में जाकर, कालांतर में जाकर के ये वनस्पति कोयले में परिवर्तित हो गई थी। ठीक है, इस प्रक्रिया को ही कार्बनीकरण कहते हैं। तो कार्बन प्रधान समझ में आया। ठीक है, इसके अंदर कोयला जो है वो मुख्य उदाहरण है। कोयला जो है वो भी कई प्रकार का होता है। एंथ्रासाइट जो है वो सबसे उत्तम क्वालिटी का होता है। सेकंड नंबर पर बिटुमिनस, थर्ड लिग्नाइट और फोर्थ पीट। लिग्नाइट और पीट जो है वो अत्यंत निम्न क्वालिटी का कोयला है और भारत में सबसे अधिक बिटुमिनस क्वालिटी का कोयला पाया जाता है। ठीक है, तो कार्बन प्रधान कार्बन कैसे बने हैं? पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के कारण पेड़ पौधे पृथ्वी के नीचे दब गए और कालांतर में वो कोयले के अंदर परिवर्तित हो गए। ठीक है, उसके बाद आता है निर्माणकारी साधनों के आधार पर अवसादी चट्टानों का वर्गीकरण। तो निर्माणकारी साधन मतलब उनका निर्माण कौन करते हैं उसके आधार पर 3 प्रकार हैं। जल से बनने वाली चट्टानें, हिमनदी से बनने वाली चट्टानें और वायु से बनने वाली चट्टानें। तो जल के अंदर फिर 3 आते हैं, नदी के द्वारा बनने वाली चट्टानें, झील के द्वारा बनने वाली चट्टानें और समुद्र के द्वारा बनने वाली चट्टानें। समुद्र में तो परवाल भित्ति बनती है, परवाल जीवों के द्वारा। झील के अंदर जब नमक बचता है, नमक, जिप्सम और सोरा, क्योंकि झील का सारा पानी वाष्पीकरण के द्वारा उड़ जाता है। इसके अलावा नदी जो है वो जलोढ़ पंख का निर्माण करती है, जलोढ़ शंकु का निर्माण करती है, बाढ़ के मैदान का निर्माण करती है, प्राकृतिक तटबंधों का निर्माण करती है। ठीक है, तो नदी के द्वारा भी बहुत सारी चट्टानों का निर्माण होता है। हिमनदी के द्वारा बनने वाली चट्टानों को हिमोड़ कहते हैं और वायु के द्वारा जिसका निर्माण होता है उसे लोयस कहते हैं, लोयस मिट्टी। ठीक है, इसका सबसे अधिक निक्षेप चीन में पाया जाता है। तो ये थी अवसादी चट्टानों के आधार पर वर्गीकरण, जो बहुत ही आसान है। एक संरचना के आधार पर था, दूसरा निर्माणकारी साधनों के आधार पर। ठीक है, आगे आता है अवसादी चट्टानों की विशेषताएं। अवसादी चट्टानों की क्या विशेषताएं हैं? मतलब अवसादी चट्टानों के बारे में कोई भी 5-6 बातें हमें बतानी है। जैसे अवसादी चट्टानों के अंदर परतें होती हैं। ठीक है, परतें होती है, इसीलिए हम इनको परतदार चट्टानें कहते हैं। इसके अलावा इन चट्टानों में जीवों के अवशेष मिलते हैं, क्योंकि इसमें जीवों के अवशेष होते हैं। ठीक है, ये चट्टानें नरम होती हैं, इनको चाकू के द्वारा भी काटा जा सकता है। अभी नरम होती हैं तो इनका अपक्षय व अपरदन भी आसानी से होता है, मतलब ये आराम से टूट फूट जाती हैं। ठीक है, इन चट्टानों में रवे नहीं होते। रवे कौन सी चट्टानों में होते हैं? आग्नेय चट्टानों के अंदर। ठीक है, इन चट्टानों में रवे नहीं होते हैं, इन चट्टानों में परतें होती हैं। इन चट्टानों में जल आसानी से प्रवेश करता है, उन चट्टानों के आर पार पानी जो है वो आराम से जा सकता है। तो ये है अवसादी चट्टानों की विशेषताएं। ठीक है, आगे आता है अवसादी चट्टानों का महत्व। तो अवसादी चट्टानों में तो कोयला पाया जाता है। ठीक है, कोयला तो ऊर्जा का बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। बिजली जो है वो भी कोयले से बनाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा भी उद्योगों में कोयले का बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा खनिज तेल जो है वो भी अवसादी चट्टानों में मिलता है। तो खनिज तेल जो है उसका भी बहुत अधिक महत्व है हमारे लिए।
इसके अलावा सीमेंट उद्योग को कच्चा माल भी अवसादी चट्टानों से ही मिलता है। अगर अवसादी चट्टानें नहीं होंगी तो सीमेंट उद्योग भी विकसित नहीं हो पाएगा। ठीक है। इसके अलावा बलुआ पत्थर, चूना पत्थर जो है ये भवन निर्माण में उपयोगी है। भवनों के निर्माण में इन चट्टानों का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा परतदार चट्टानों में भूमिगत जल प्राप्ति की सुविधा होती है। यहाँ मतलब भूमिगत जल जो है प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जल जो है इन चट्टानों के आर पार जा सकता है। अवसादी चट्टानों के क्षरण से उपजाऊ मिट्टी का निर्माण होता है। उत्तर भारत के मैदान में सबसे अधिक अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं और वहीं पर ही सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो अवसादी चट्टानों से बहुत ही उपजाऊ मिट्टी का निर्माण होता है। आगे आता है भारत में अवसादी चट्टानों का वितरण। ठीक है। भारत में अवसादी चट्टानें कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? एक तो भारत के उत्तरी और तटीय मैदान के अंदर पाई जाती हैं। उत्तर भारत का जो मैदान है उसमें अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है, क्योंकि हिमालय पर्वत से बहुत सारी नदियां बह करके आती है। हिमालय पर्वत से नदियां निकलती हैं और उत्तर भारत में मैदानी क्षेत्र है, तो उस मैदानी क्षेत्र में जैसे ही नदियां प्रवेश करती हैं उनकी स्पीड कम हो जाती है और वो अपने साथ लाए हुए अवसादों को वहीं छोड़ना शुरू कर देती हैं। ठीक है। इसके अलावा बलुआ पत्थर जो है वो मध्य प्रदेश में, पूर्वी राजस्थान, आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा में पाया जाता है। ठीक है। और कोयला नामक जो अवसादी चट्टानें हैं वो दामोदर, महानदी तथा गोदावरी नदी बेसिनों में पाई जाती है। ठीक है। कोयला जो है वो दामोदर, महानदी और गोदावरी की घाटियों में पाया जाता है। ठीक है। तो इस तरह से भारत में अवसादी चट्टानें जो हैं वो कई जगह पर पाई जाती हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट चट्टान के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।